हेलो एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और ऐसी आशा रखती हूँ कि अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं और मेहनत आप दिन रात कर रहे होंगे। चलिए, हमारी पिछली क्लास के अंदर जो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के अंदर हम लोगों ने जो है प्रकाशित डिस्क यानी ऑप्टिकल डिस्क को अच्छे से पढ़ लिया था। और साथ ही साथ में हमने ये देखा था कि ऑप्टिकल डिस्क जो है उसके टाइप्स क्या क्या है या उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो लाइक हमने CD, DVD, ब्लू रे डिस्क इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। और साथ ही हमने चर्चा की थी हमारी क्लास में कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब के बारे में हमने कल अच्छे से डिटेल से पढ़ा। तो आज उसी से आगे हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हमारी मेमोरी का जो लास्ट टाइप बचा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, या जिसे हम कह सकते हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइस, तो उसी से आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए। चलिए, हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी के इस टाइप में हम किस किस प्रकार के एग्जाम्पल को रख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस, या इसे ही कहते हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइस, फ्लैश मेमोरी डिवाइस। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस क्या होती है या फ्लैश मेमोरी डिवाइस क्या होती है, क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की मैं बात करूं तो ऐसी डिवाइस जिसका आकार तो सबसे छोटा होगा, और जितना आकार छोटा होगा उतनी ज़्यादा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, और डाटा को एक्सेस करने वाली स्पीड भी जो है इनकी सबसे ज़्यादा होगी। और इसे फ्लैश मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो डाटा होता है वो आसानी से रीड किया जा सकता है और आसानी से राइट किया जा सकता है। रीड का मतलब कि आप आसानी से उसमें डाटा को, मतलब जैसे अब बात करें पेन ड्राइव की, है ना, तो पेन ड्राइव में हम इजीली डाटा इनपुट करवा सकते हैं, और साथ ही साथ जो पहले मौजूद डाटा है उस डाटा को हम हटाकर कुछ नया डाटा भी हम फिर से डलवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी मेमोरी मतलब यूनिट्स होनी चाहिए जो कि हम जहाँ पर डाटा को इजीली रीड एंड राइट कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस वही होती हैं जहाँ पर डाटा को आसानी से रीड राइट किया जा सकता है और इजीली पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मीन्स कि इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से उठाकर ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसी कारण से जो है वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे मेमोरी टाइप्स में सबसे ज़्यादा, अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की हम बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस ही है, या जिसे हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइस। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, लाइक हम जैसे मेमोरी फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में हम मेमोरी कार्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो है जो कि इजीली कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, पोर्टेबल है, हैंडी है, कम वजन की होती है, इसी कारण से सबसे ज़्यादा 8% जो है हम लोग इन डिवाइस का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है पेन ड्राइव। चलिए, अब आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है कि भाई निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस है, या निम्न में से हम किसे फ्लैश मेमोरी डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी फ्लैश मेमोरी डिवाइस होगी और वो सभी की सभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी होगी। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं पेन ड्राइव के बारे में कि भाई पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो इसमें डाटा आसानी से रीड या राइट किया जा सकता है, चलिए,
उसके बाद अगर हम बात करें इसका थर्ड पॉइंट अगर हम लें तो आप लोगों ने सभी ने देखा है कि पेन ड्राइव का साइज बहुत छोटा होता है। हम इजीली उसको हाथ में कैरी करके ले जा सकते हैं या हम हमारे पॉकेट में रख के उसको ले जा सकते हैं। और आपने देखा है कि इसको CPU में USB पोर्ट में जोड़ा जाता है। हमने सभी तरह के पोर्ट के बारे में हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया है। जहाँ हमने मदरबोर्ड को अच्छे से पढ़ा था वहाँ मैंने आपको बताया था कि कनेक्टर पोर्ट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमने USB के बारे में भी पढ़ा था। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो जो पेन ड्राइव होती है वो आपके CPU में मदरबोर्ड में किस कनेक्टर पोर्ट में जोड़ी जाती है? USB में जोड़ी जाती है और USB पोर्ट में जोड़ी जाती है। और एक अगर हम पेन ड्राइव को देखें तो उसका साइज इतना छोटा होता है और उसको हम इस तरीके से उस पर अटैच करते हैं, यानी थंब से उसको प्रेस करके और फिर अपन उसको अटैच करते हैं। इस कारण से इस पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहते हैं, इसको USB ड्राइव भी कहते हैं, USB पोर्ट में कनेक्ट होने के कारण। और ये फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है तो इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि भाई पेन ड्राइव को क्या क्या कहा जाता है। तो पेन ड्राइव को USB ड्राइव, पेन ड्राइव को USB ड्राइव, फ्लैश ड्राइव तथा थंब ड्राइव भी कहते हैं। थंब ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। और आसानी से कहीं पे भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ले जा सकते हैं। इस कारण से इसको पोर्टेबल डिवाइस भी कहते हैं। तो पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब आप समझ गए कि ऐसी डिवाइस है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से उठा के ले जा सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइस है। चलिए उसके बाद में अब अगर हम कंपैरिजन करें कि भाई आज के टाइम में इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस का ही ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है, ये फ्लैश मेमोरी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले चीज़ तो इनका साइज छोटा है, उसके बाद भी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा है। और हम इनका कंपैरिजन करें अगर ऑप्टिकल डिस्क यानी CD और DVD से इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनकी डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उनकी तुलना में, और डाटा को एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसी कारण से सबसे ज़्यादा उपयोग में आज यही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट डाल के लाइन लिख सकते हैं, पेन ड्राइव इसका वजन भी कम होता है, तो पेन ड्राइव कम वजनी तथा छोटी होती है। इसकी डाटा को एक्सेस करने की स्पीड तथा डाटा स्टोरेज की क्षमता CD व DVD की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पेन ड्राइव को अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि पेन ड्राइव निम्न में से क्या है? तो पेन ड्राइव निम्न में से एक फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। साथ ही साथ ये रीराइटेबल, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और कि पेन ड्राइव में डाटा को रीराइटेबल किया जा सकता है। रीराइटेबल का मतलब यह है कि आप पेन ड्राइव में अगर आपका कोई डाटा मौजूद है तो आप पूरे पेन ड्राइव को वहाँ से उस डाटा को पूरा खाली कर सकते हैं, उस डाटा को पूरा हटा सकते हैं और फिर से उसमें नया डाटा आप भरवा सकते हैं। फिर उस सेकेंड बार जो आपने डाटा भरवाया उसको भी फिर से आप खाली कर सकते हैं और फिर से नया डाटा उसमें और भरवा सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो इस पेन ड्राइव में। इस कारण से कहते हैं कि पेन ड्राइव में जो डाटा होता है वो रीराइटेबल होता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव में डाटा, या हम लिख लेंगे ऐसे ही कि पेन ड्राइव रीराइटेबल होती है, रीराइटेबल
होती है, यानी पेन ड्राइव में कितनी बार डाटा लिखा जा सकता है और कितनी ही बार डाटा को पढ़ा जा सकता है। तो पेन ड्राइव जो है रीराइटेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने पहली हमारी फ्लैश मेमोरी को देख लिया है, तो इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मेमोरी कार्ड क्या होते हैं, मेमोरी कार्ड किस प्रकार से काम करते हैं। चलिए लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस या फ्लैश मेमोरी डिवाइस जो है वो आती है आपके मेमोरी कार्ड। और मेमोरी कार्ड सभी जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अभी भी जिसमें मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं मेमोरी कार्ड लगा है। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो मेमोरी कार्ड है, आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो मेमोरी कार्ड है। तो मेमोरी कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सबसे पहले तो ये सेकंड हम बात करें तो इस पर भी डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो है फाइल ट्रांसफ़र करने के काम में भी आता है। इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसमें फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड जो है वो एक तरीके से हम बात करें तो एक्सटर्नल मेमोरी के मेमोरी यूनिट कहलाती है, क्योंकि इसमें हम जो है अतिरिक्त एक्स्ट्रा डाटा को स्टोर करते हैं। फिर अगर हम बात करें मेमोरी कार्ड को लेके तो जैसे मेमोरी कार्ड अलग अलग जीबी के होते हैं ना, जितने जीबी का होगा जितनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी उस हिसाब से मेमोरी कार्ड का साइज़ भी क्या होता है, अलग अलग आता है। मेमोरी कार्ड को हम जो है इसको रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसे हम रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है हम पहले से मौजूद पूर्ण डाटा को पूर्ण रूप से हटा सकते हैं। तो डाटा रिमूव किया जा सकता है, इसलिए इसको रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। और अगर हम बात करें मेमोरी कार्ड की तो मेमोरी कार्ड भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है स्मार्ट कार्ड जिसे हम SD कार्ड बोलते हैं ना, और एक होता है आपके जैसे एक होता है स्मार्ट मेमोरी कार्ड जो कि डिजिटल कैमरा में लगा होता है, और एक होता है SD कार्ड जिसे हम कहते हैं सिक्योर मेमोरी कार्ड जो कि हमारे फ़ोन में भी होता है और डिजिटल कैमरा में भी होता है। तो चलिए कि मेमोरी कार्ड क्या है। तो मेमोरी कार्ड के लिए हम लिखेंगे कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें भी पेन ड्राइव की जैसे ही डाटा को रीड राइट एंड डिलीट किया जा सकता है। तो लिखेंगे कि इसमें डाटा को रीड राइट या डिलीट किया जा सकता है। रीड राइट या डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ये है कि मेमोरी कार्ड को रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। क्योंकि इसमें पुराने डाटा को हटाया जा सकता है और नया डाटा इसमें फिर से भरा जा सकता है, ठीक है। तो ये रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर मेमोरी डिवाइस अलग अलग मेमोरी यूनिट के होते हैं। भाई जैसे वही है कि कितने जीबी का है, 4 जीबी का है, 1 जीबी का है, कितने जीबी का है, मतलब कितना डाटा उसमें स्टोर किया जा सकता है। तो अलग अलग मेमोरी इकाई के होते हैं, ठीक है। इस मेमोरी कार्ड को भी अगर हम बात करें तो किसी न किसी इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको USB पोर्ट से ही कनेक्ट किया जाता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जितनी भी फ्लैश मेमोरी होती हैं उन सबको USB पोर्ट से ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मेमोरी डिवाइस के लिए ये चीज़ हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें डाटा को स्टोर करने के साथ साथ डाटा रिट्रीव तथा फाइल ट्रांसफ़र
का कार्य भी किया जा सकता है, का कार्य भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देख लिया मेमोरी कार्ड कि भाई मेमोरी कार्ड क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि मेमोरी कार्ड होते हैं दो प्रकार के। एक बात करें हम तो स्मार्ट मेमोरी कार्ड, स्मार्ट मेमोरी कार्ड, स्मार्ट मेमोरी कार्ड की बात करें तो ये डिजिटल कैमरा में होता है, डिजिटल कैमरा में स्मार्ट मेमोरी कार्ड होता है। फिर हम बात करते हैं एक एसडी कार्ड। अब एसडी कार्ड का मतलब क्या होता है? एसडी मेमोरी कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड। ठीक है, सिक्योर डिजिटल, पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम। एसडी कार्ड क्या होता है? सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल डाटा मेमोरी कार्ड। ठीक है, और इस प्रकार के जो कार्ड हैं हम डिजिटल कैमरा में तो यूज़ करते ही हैं, साथ के साथ में हम जैसे कि लाइक हमारा वीडियो गेम हुए, वीडियो गेम में भी करते हैं, जैसे कि लाइक हमारे मोबाइल हुए उनमें भी हम करते हैं। तो वीडियो गेम, मोबाइल आदि में जो है हम जो है इस एसडी मेमोरी कार्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हमने नेक्स्ट हमारी फ्लैश मेमोरी कार्ड को देख लिया है। वो था मेमोरी कार्ड जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसमें भी पेन ड्राइव की जैसे डाटा को रीड एंड राइट डिलीट किया जा सकता है। इसे रिमूवेबल डिवाइस कहते हैं क्योंकि इससे जो डाटा है पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है, पूरी तरीके से उस डाटा को हटाया जा सकता है, यानी मेमोरी कार्ड को पूरा खाली किया जा सकता है और नया डाटा इसमें भरा जा सकता है। इसमें जो डाटा होता है उसमें डाटा के एक्सेस की गति जो होती है वो भी तेज़ होती है और डाटा रिट्रीव भी जल्दी से किया जा सकता है। साथ ही साथ फाइलों को ट्रांसफ़र करने का काम भी ईजिली हो जाता है। इसी कारण से 8% सबसे ज़्यादा उपयोग में जो आती है हमारी फ्लैश मेमोरी कार्ड्स ज़्यादा यूज़ में आते हैं। चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो चलिए आपने मेमोरी कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिवाइस की ओर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर आप फ्लैश मेमोरी डिवाइस में हम बात करें तो नेक्स्ट आता है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। अब ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव क्या है? ये लाइक हार्ड डिस्क की जैसे ही होती है, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में जो हमने हार्ड डिस्क पढ़ी थी, तो शुरुआत में जब हार्ड डिस्क को बनाया गया था तो उसको कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट किया जाता था, कंप्यूटर में पहले से अटैच आती थी। और अब अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर बात हो रही है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की, तो ये एक तरीके से जो है कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के जैसे कार्य करती है। जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट आती थी वो तो इंटरनल हार्ड ड्राइव कहलाएगी, इंटरनल हार्ड डिस्क कहलाती है। ठीक है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी 8% वो है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, जिसको हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की जैसे कार्य करती है। जिस तरीके से हम लोग जो है फ़ोन में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए मेमोरी कार्ड का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का उपयोग करते हैं। और ये हार्ड ड्राइव भी जो है फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी है तो ये भी किस पोर्ट में लगेगी? यूएसबी पोर्ट में लगेगी ना। जितनी भी फ्लैश मेमोरी है वो हमेशा कंप्यूटर में किस कनेक्टर पोर्ट से कनेक्ट होती है? यूएसबी कनेक्टर पोर्ट से कनेक्ट होती है। ठीक है, और अगर आप बात करें मार्केट में तो आज हमारे पास जो है मार्केट में 500 GB, 1 टेराबाइट या 5 टेराबाइट तक की भी जो है ये एक्सटर्नल पोर्ट हार्ड ड्राइव आ रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के बारे में कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है जो कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के समान या हार्ड ड्राइव के समान, जो कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के समान कार्य करती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के समान कार्य करती है। और यहाँ आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि फ़ोन में स्टोरेज बढ़ाने हेतु जिस प्रकार मेमोरी कार्ड का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार मेमोरी कार्ड का उपयोग किया जाता है,
उसी प्रकार कंप्यूटर में स्टोरेज बढ़ाने हेतु एक्सटर्नल एचडी यानी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो प्रश्न बन रहे हैं तीनों डिवाइस को लेके वो ये प्रश्न बन रहे हैं कि भाई किस कनेक्टर पोर्ट से जुड़े होते हैं, तो ये यूएसबी कनेक्टर पोर्ट से जुड़े होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एक्सटर्नल एचडी जो है कंप्यूटर से यूएसबी कनेक्टर पोर्ट से जोड़ी जाती है। चलिए, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 500 MB 1 टेराबाइट से 5 टेराबाइट तक की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल एसडी बाज़ार में मौजूद है। तो हम जो है हमारे पास में इतनी अच्छी सुविधा है कि हम एक्सटर्नल एसडी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 टेराबाइट तक की जो है डाटा को स्टोर कर सकती है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम इसका उपयोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा छोटी मेमोरी होगी, मतलब मेमोरी का साइज़ जितना छोटा होगा, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसकी डाटा को एक्सेस करने की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है हमने मेमोरी को जो 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, उन चारों टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, उनके एग्जाम्पल्स को लेकर हमने पढ़ लिया। हमने जैसे कि हमने मैग्नेटिक टेप मेमोरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क के क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि हार्ड डिस्क हुई, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हुई, उनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हमने ऑप्टिकल डिस्क यानी प्रकाशीय तकनीक पर आधारित कौन कौन सी डिस्क होती हैं, तो जिसमें हमने CD, DVD, BRD को पढ़ लिया। फिर हम आए कि भाई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, या जिसे हम फ्लैश डिस्क भी बोल सकते हैं। तो फ्लैश डिस्क के अंदर हमने जैसे कि पेन ड्राइव को ले लिया, हमने मेमोरी कार्ड को ले लिया, हमने जो है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को ले लिया। तो यहाँ पर जो है हमने मेमोरी के टाइप्स को कंप्लीट कर लिया। इसके अतिरिक्त भी 2 मेमोरी हमें और पढ़नी है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम जो है विगत कुछ ऐसे एग्ज़ाम की बात करें तो उन विगत प्रश्नों में जो विगत जितने भी पेपर हुए हैं ना, उन सभी में उन मेमोरी को लेकर ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं कि भाई कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम चर्चा करते हैं कि कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी क्या है। तो चलिए, अपन ने ये जो मेमोरी के चारों टाइप्स थे उनको पढ़ लिए हैं। अब उसके अलावा हमें 2 मेमोरी के बारे में और पढ़ना है कि एक होती है कैशे मेमोरी क्या होती है, और एक हमें देखना है कि रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैशे मेमोरी के बारे में। तो कैशे मेमोरी को आपको समझने से पहले आपको इस तरीके से इसको समझना है कि ये मेमोरी कंप्यूटर में लगाई क्यों जाती है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमें इस मेमोरी का उपयोग लेना पड़ा। तो इसको इस तरीके से समझना कि जब मैंने आपको कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बताया था और कंप्यूटर की जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बताई थी, तो मैंने कहा था कि कंप्यूटर में जब भी किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है तो सबसे पहले सीपीयू के पास कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर डाटा कहाँ जाता है। तो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डाटा अंदर दिया जाता है वो सबसे पहले पहुँचता है रैम मेमोरी के पास। कहाँ पहुँचता है? रैम मेमोरी के पास। रैम मेमोरी के पास ये डाटा पहुँचता है और फिर सीपीयू में एक लगा होता है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट ऑर्डर देता है किसको? एएलयू को। क्या ऑर्डर देता है कि रैम के पास जो डाटा आया है उस डाटा को अपने पास लीजिए और उस डाटा को अपने पास लेके उस डाटा को प्रोसेस कीजिए, और प्रोसेस करने के बाद में जो है रोम मेमोरी के पास भेज दीजिए, ताकि रोम मेमोरी से डाटा को कौन कलेक्ट कर सके? आउटपुट यूनिट, और परिणाम के रूप में यूज़र को प्रदर्शित कर सके। तो इस तरीके से जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। तो अब आपको ये समझना है कि भाई कंप्यूटर को जब अपन ने ऑन किया तो हमने कुछ भी डाटा इनपुट किया, सबसे पहले कहाँ गया? रैम मेमोरी के पास। अब रैम मेमोरी के पास जो डाटा आया, पहले देखो हम जब छोटे थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि ये सीपीयू के अंदर ही होती है रैम मेमोरी या रोम मेमोरी, लेकिन एक्चुअल में हम बात करें तो सीपीयू तो खुद एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, ठीक है ना। तो मेमोरी इसके अंदर नहीं होती है,
सही बात है। मेमोरी जो है, जो मैंने आपको बताया कि वो जो बॉक्स होता है जिसको हम सीपीयू ही कहते हैं पूरा, वो बॉक्स एक्चुअल में वो सीपीयू नहीं होता है। उस बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्लेट होती है जिसे हम कहते हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड पर ही ये सारी चिप्स लगी होती है। जैसे मेमोरी कार्ड में जो ये मेमोरी चिप्स होती है ये अलग लगी होती है, और जो आपका सीपीयू है वो खुद एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, वो अलग लगा होता है। तो ये सब चिप है जो उस मदरबोर्ड पर लगे होते हैं, यानी मदरबोर्ड पर बहुत सारे सर्किट बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा रैम के पास आया। अब डाटा रैम के पास आ गया तो रैम का एक कर्तव्य बनता है, रैम की एक ड्यूटी बनती है कि डाटा को सीपीयू के पास प्रोसेस करने के लिए भेजे। तो क्या होता है कि रैम सीपीयू को डाटा प्रोसेस करने के लिए जितना डाटा चाहिए होता है, अगर उतना डाटा रैम जल्दी से अवेलेबल नहीं करा पाती है तो सीपीयू की प्रोसेसिंग गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। मान लीजिए आप एक इमेजिन कीजिए कि भाई सीपीयू जो है 1 मिनट में 10 काम कर सकता है। अब रैम की ये ड्यूटी है कि 1 मिनट में सीपीयू के पास 10 काम पहुंचाने हैं ताकि सीपीयू उन 10 काम को कंप्लीट कर दे। लेकिन होता क्या है कि रैम के द्वारा 1 मिनट में 10 काम नहीं दिए जा सकते। रैम सीपीयू तक सिर्फ 4 या 5 काम ही पहुंचाती है। तो इससे क्या होता है, सीपीयू की प्रोसेसिंग करने की गति जो है वो धीमी हो जाती है। इससे आपका काम भी क्या होता है, धीरे होता है। तो ये जो गति अवरोध आ रहा है कि जितना डाटा सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए चाहिए लेकिन उतना डाटा रैम मेमोरी अवेलेबल नहीं करा पा रही है, तो इस गति अवरोध को दूर करने के लिए बीच में एक मीडियम को यूज़ किया गया, और वो मीडियम ही आपकी क्या है, कैशे मेमोरी। जब कैशे मेमोरी को इस प्राइमरी मेमोरी, भाई हमारी रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच इस कैशे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, सुनना कि जैसे रैम के पास में 10 काम पड़े हैं, ठीक है, और सीपीयू जो है 1 मिनट में मान लेते हैं कि 5 काम करता है या 20 काम करता है। अब कंटिन्यू जो है ये रैम उसको इतना डाटा अवेलेबल नहीं करा पाती, तो ये कैशे मेमोरी क्या करती है, रैम से पहले से ही सारा डाटा ले लेती है। और यहाँ पर जैसे मान लो कि ये 10 काम है, तो कैशे मेमोरी क्या करती है, सीपीयू को एक एक करके काम देती रहती है, कंटिन्यू एक एक करके काम देती रहती है। तो सीपीयू क्या करता रहता है, लगातार प्रोसेस करता रहता है, और इधर से रैम से जो है डाटा एक साथ कौन लेती रहती है, कैशे मेमोरी। यानी काम को बांट कर सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो काम को बांट कर सीपीयू तक पहुंचाया जाता है, इस कारण से सीपीयू का भी डाटा उतना टाइम पे अवेलेबल होता रहता है और वो प्रोसेसिंग अच्छे से करता रहता है। तो यहाँ पर सीपीयू के प्रोसेसिंग करने की स्पीड भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रैम और सीपीयू के बीच में इस मेमोरी को लगाया जाता है ताकि रैम और सीपीयू के बीच में डाटा को प्रोसेस करने वाला जो गति अवरोध है वो दूर हो सके। आई होप कि आपको कैशे मेमोरी समझ में आई होगी। फिर से एक बार बता देती हूँ कि जितना डाटा सीपीयू को चाहिए प्रोसेस करने के लिए रैम से, रैम उतने टाइम में उतना डाटा अवेलेबल नहीं करा पाती है, तो बीच में एक मीडियम लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैशे मेमोरी। तो रैम के पास आने वाला डाटा जो है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, कैश मेमोरी के पास जाता है, और ये कैश मेमोरी उस डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सीपीयू के पास पहुंचाती है। तो सीपीयू जो है उन छोटे छोटे कामों को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में रोम मेमोरी के पास भी छोटे छोटे टुकड़ों में बेच देता है। तो इस तरीके से रैम के पास डाटा आता रहता है, कैशे मेमोरी उसको सीपीयू के पास धीरे धीरे ट्रांसफ़र करती रहती है, तो दोनों के बीच में गति अवरोध खत्म हो जाता है। इसी कारण से कैशे मेमोरी को रैम व सीपीयू के बीच में काम करने वाली बफर मेमोरी कहते हैं। समझ में आई आपके बात कि इसे बफर मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है रैम और सीपीयू के बीच में गति अवरोध को, डाटा प्रोसेस करने की गति अवरोध को दूर करती है, इसलिए इसको बफर मेमोरी कहते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि अभी तो बफरिंग हो रही है। अब बफरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो डाटा है वो आपका बार बार रिफ्रेश होता रहता है और कंप्यूटर की फिर धीरे धीरे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है ना। तो यहाँ पर कैश मेमोरी लगाने से सीपीयू की प्रोसेसिंग गति वैसे ही बढ़ गई, इस कारण से कैशे मेमोरी को बफर मेमोरी कहते हैं। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ पर भी कैशे मेमोरी को लेकर क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन एक ही टाइप का बना है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी है जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बफर मेमोरी के समान कार्य करती हैं, तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, कैशे मेमोरी। क्लियर हो गई ये बात, और इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। चलिए, मेरे पास इधर स्पेस नहीं था, इस कारण से मैंने इधर आपको समझाया। तो ये रजिस्टर मेमोरी के अंदर नहीं है, तो आप इसको जस्ट रफली नोट करेंगे, लेकिन ये रजिस्टर मेमोरी के बारे में नहीं है, ये कैश मेमोरी के बारे में है। चलिए,
तो आपको ये समझ में आ गया भाई कैश मेमोरी क्या है। अब सुनना, ये रैम और सीपीयू के बीच लगी होती है, तो ये बहुत, इसका साइज जो है बहुत छोटा होता है। तो ये बहुत छोटे साइज की एक चिप होती है, ठीक है। तो इसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। और जितनी इसका साइज छोटा होता है उतनी ही इसकी डाटा को एक्सेस करने की गति क्या होती है, तेज होती है ना। मतलब बहुत जल्दी से ये है ना रैम से डाटा लेके सीपीयू तक ट्रांसफ़र करती है। तो ये होती छोटे आकार की है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। फिर हम बात करें कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है कि भाई ये कर क्या रही है, ये तो मीडिएटर का काम कर रही है। मीडिएटर का काम बोले तो रैम से डाटा ले रही है, डाटा सीपीयू के पास पहुंच रही है, और सीपीयू जो डाटा प्रोसेस कर देता है वापस कैश मेमोरी के पास जाता है, और कैश मेमोरी उसको कहाँ ट्रांसफ़र करती है, रोम के पास ट्रांसफ़र करती है। तो इस कैश मेमोरी का मेन काम हो गया मेन मेमोरी से डाटा लेना, सीपीयू तक पहुँचाना, सीपीयू से वापस डाटा लेना और मेन मेमोरी तक पहुँचाना। तो ये तो एक मीडिएटर का काम कर रही है ना। ये कहीं पर भी डाटा को अपने पास स्थायी रूप से नहीं रख रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डाटा को अस्थायी रूप से रखती है, यानी कि ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी बोले तो ये परिवर्तनशील मेमोरी है, इसमें डाटा कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल मेमोरी है यानी परिवर्तनशील मेमोरी है, इसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर नहीं होता है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब सेकंड इसका पॉइंट देखिए कि भाई मेन मेमोरी वे सीपीयू के बीच कार्य करती है। तो ये तो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया ही है कि ये जो कैशे मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच काम करती है, ताकि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ सके डाटा को प्रोसेस करने की। फिर देखिए कि डाटा को तेज गति से रीड एंड राइट करती है। तो वो वैसे ही समझ में आ गया कि रैम के पास जितना भी डाटा आता है उसको सबसे पहले कैशे मेमोरी फटाफट से अपने पास लेती है, फिर छोटे छोटे टुकड़े में सीपीयू को देती रहती है, इधर से रैम से लेती रहती है, उधर सीपीयू को देती रहती है। तो एक टाइम पे जो है ये कार्य अच्छे से प्रोसेस होता रहता है। तो यहाँ पे डाटा को रीड और राइट जो है वो इस करने की गति स्पीड तेज हो जाती है। फिर बात करते हैं कि ओल्ड डाटा को प्रोसेस करती है। अब ओल्ड डाटा को प्रोसेस करने का मतलब समझना कि भाई रैम से तो इसने सारा डाटा एक साथ ले लिया है, अब सीपीयू जब मांगेगा तो सीपीयू को तो ये क्या कर रही है, पार्टीशन करके वो डाटा दे रही है। तो भाई जो डाटा रैम के पास था पहले से मौजूद था उसी डाटा को तो सीपीयू के पास भेज रही है। इस कारण से इसको कहते हैं कि भाई ये ओल्ड डाटा को प्रोसेस करती है। मतलब एक्चुअल में जो भी डाटा हमारा जाता है रैम के पास जाता है सबसे पहले, तो रैम के पास से ये डाटा को ले रही है, तो इसके पास खुद का कोई नया डाटा नहीं होता है, तो ये ओल्ड डाटा को प्रोसेस करती है। चलिए मेमोरी में एक्सेस टाइम। अभी एक्सेस टाइम के बारे में हमने कल ही हमारी क्लास में चर्चा की थी कि किसी भी डिस्क में एक्सेस टाइम क्या होता है। किसी भी डिस्क में डाटा के समय की यदि हम बात करें, डाटा टाइम की यदि हम बात करें, तो 3 प्रकार के टाइम होते हैं। एक होता है लेटेंसी टाइम, एक होता है सिक टाइम और एक होता है एक्सेस टाइम। तो लेटेंसी टाइम तो कि उस हार्ड जो भी डिस्क है उस डिस्क में जहाँ पर भी हमने डाटा को सेव किया है उस स्थान को खोजना, और उस स्थान को खोजने के बाद वहाँ से डाटा को रीड एंड राइट करना। तो पहला स्टेप आता है डाटा को खोजना कि डाटा किस जगह पे उस डिस्क में स्टोर किया गया है। तो डाटा को खोजने वाला टाइम कहलाता है लेटेंसी टाइम, और फिर जब आप डाटा को खोज लेते हो तो उसको रीड एंड राइट करना वो कहलाता है सिक टाइम। और जब डाटा खोज लिया जाता है, रीड एंड राइट कर लिया जाता है, इट मीन्स कि डाटा को एक्सेस किया जा रहा है, डाटा को अच्छे से जो है डाटा एक्सेस किया जा रहा है ना। तो वो पूरा टोटल टाइम लेटेंसी प्लस सिक टाइम आपका कहलाता है एक्सेस टाइम। तो जो कैशे मेमोरी होती है वो रैम वे कैशे मेमोरी जो होती है एक्सेस टाइम को क्या करती है, कम करती है। तो मतलब भाई एक चीज़ है ना, जब सीपीयू की स्पीड बढ़ा रही है इसका मतलब प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो रही है, तो प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो रही है तो डाटा एक्सेस भी जल्दी से जल्दी होगा, डाटा को एक्सेस होने में समय नहीं लगेगा। तो ये एक्सेस टाइम को क्या करती है, कम करती है। कैशे मेमोरी रैम व सीपीयू के बीच बफर मेमोरी का कार्य करती है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसको लेके ही प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है रैम व सीपीयू, कहीं कहीं पे रैम लिखा हुआ हो सकता है, कहीं कहीं पे मेन मेमोरी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि रैम और रोम दोनों ही क्या है, मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी व सीपीयू के बीच या रैम व सीपीयू के बीच में बफर मेमोरी का कार्य करती है, वो है आपकी कैशे मेमोरी। क्लियर हो गया है यहाँ पे। चलिए अब हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। जब हम एक बार रजिस्टर मेमोरी को भी समझ लेंगे तो फिर से इन दोनों का एक बार कंपैरिजन करके भी आपको समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये दोनों मेमोरी काम करती है। देखिए अगर रजिस्टर मेमोरी की बात करें तो रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो भी सीपीयू में लगी होती है, लेकिन सीपीयू में ये किस जगह लोकेटेड होती है, ये सीपीयू में लोकेटेड होती है एएलयू की जगह, एएलयू के पास में ये लगी होती है। अब एएलयू के पास में ये लगी होती है तो इसका मतलब है कि ये कार्य भी किस पे करेगी, एएलयू पे ही करेगी।
ALU पे कैसे कार्य करेगी, सुनना। कोई भी डाटा है, डाटा CPU के अंदर प्रोसेस होने के लिए कहाँ जाता है, ALU पे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है, यानी गणना करने वाली यूनिट है ये, ठीक है। तो अपने CPU के अंदर कोई भी डाटा यहाँ प्रोसेस होता है। अब यहाँ जो डाटा प्रोसेस होता है, अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसी चिप लगी है या ऐसे स्थान लगे हैं जहाँ पर डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, ताकि जब ALU को डाटा प्रोसेस करना पड़े और उसको टाइम पे डाटा अवेलेबल होता रहे। तो टाइम पे डाटा अवेलेबल कैसे होगा, जब इसके आसपास ऐसे जगह होंगे या इसके आसपास ऐसे स्थान होगा जहाँ पर डाटा पहले से मौजूद होगा। तो जब इसको डाटा प्रोसेस करने के लिए चाहिए, यहाँ से डाटा इसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये जो रजिस्टर मेमोरी होती है, ये भी एक छोटी चिप होती है। तो दोनों को समझना, कैशे मेमोरी भी एक छोटी चिप है और रजिस्टर मेमोरी भी एक छोटी चिप है, ठीक है। कैशे मेमोरी भी जो है वो चिप है, तो या तो सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होगी, जैसे कि सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। रजिस्टर मेमोरी जो है वो भी एक चिप है, तो रजिस्टर भी जो है ये सेमीकंडक्टर पदार्थ के बने होते हैं। तो अगर हम बात करें, अब देखो प्रश्न एक बनता है कि आप कैशे मेमोरी भी पढ़ रहे हो, रजिस्टर मेमोरी भी पढ़ रहे हो, और इससे पहले आपने प्राइमरी मेमोरी भी पढ़ ली, जहाँ पे आपने रैम और रोम को पढ़ लिया। रैम और रोम भी क्या है, चिप है, ठीक है। फिर हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी पढ़ ली। तो प्रश्न क्या बनता है कि सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी है। तो अगर सबका कंपैरिजन किया जाए तो सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी। इसलिए यहाँ लिखा गया है वेरी स्मॉल, ठीक है भाई। ये भी छोटी होती है, ये भी छोटी होती है, लेकिन सबसे छोटी होती है हमारी रजिस्टर मेमोरी। इसकी भी, ये भी डाटा प्रोसेस की गति को क्या करती है, फास्ट करती है, तो इसकी स्पीड अधिक होती है। वॉलेटाइल का मतलब है कि इसमें भी डाटा परमानेंटली कोई स्टोर नहीं किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अस्थायी मेमोरी। ये भी है ना, अस्थायी प्रकार से डाटा को स्टोर करके रखती है। ये CPU में ALU पर लोकेटेड होती है। होती कहाँ है, CPU में ही होती है, लेकिन कहाँ होती है, CPU में ALU पर होती है। डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर तथा रिट्रीव करती है। अब डाटा या इंफॉर्मेशन और डाटा क्या होते हैं, ये मैंने आपको मेरी डे 1 वाली क्लास में समझा दिया था, जहाँ हम जो है कंप्यूटर के परिचय के बारे में बात कर रहे थे कि जो डाटा इनपुट किया जाता है वो रो डाटा होता है, और जब डाटा पे प्रोसेस हो जाता है तो वो इस इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। तो ये डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर तथा रिट्रीव करती है। इसमें न्यू डाटा को प्रोसेस किया जाता है। अब देखो कि यहाँ पर डाटा जो है, रजिस्टर जितने बिट का रजिस्टर लगा होगा उतने बिट के रजिस्टर, मतलब उतने बिट के रजिस्टर मेमोरी में हमारा डाटा स्टोर होगा। तो ALU को हमेशा एक नया डाटा मिलेगा प्रोसेस करने के लिए। इसे कभी भी ओल्ड डाटा नहीं, मतलब भाई जैसे देखो कैशे मेमोरी तो क्या कर रही थी, रैम के पास जो डाटा आ रहा था वही तो CPU को ट्रांसफर कर रही थी, इसका अपना कोई डाटा नहीं था। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रजिस्टर की, तो रजिस्टर होते हैं अलग अलग बिट के, जैसे 8 बिट का हो गया, जैसे कि 16 बिट का हो गया, जैसे कि हम बात करें 32 बिट का हो गया। तो इनमें है ना अलग अलग कैपेसिटी, स्टोरेज क्षमता है ना, स्टोरेज क्षमता के आधार पे इनमें उतना डाटा फीड रहता है, ठीक है। तो अब ALU को जितना डाटा प्रोसेस करने की ज़रूरत होगी उतने इसके पास में क्या पड़े रहेंगे, ये रजिस्टर पड़े रहेंगे, और उतना डाटा जो है ALU प्रोसेस कर सकता है। तो इसको हर अलग रजिस्टर में हम एक ही रजिस्टर नहीं लगाते। अगर हम बात करें मदरबोर्ड पर, तो मदरबोर्ड पर हम एक से अधिक रजिस्टर लगा सकते हैं। एक से अधिक रजिस्टर की बात करें तो हम 8 बिट के भी अलग अलग रजिस्टर लगा सकते हैं, या 16 बिट के भी अलग अलग रजिस्टर लगा सकते हैं, और अलग अलग रजिस्टर मेमोरी में डाटा भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ALU को जो डाटा प्रोसेस करने को मिलेगा वो हमेशा नया डाटा मिलेगा। इस कारण से कहते हैं कि ये जो है न्यू डाटा को प्रोसेस करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि मेमोरी में लेटेंसी टाइम को कम करती है। अब ये चीज़ है कि भाई ये जो रजिस्टर है, यहाँ रैम के पास जो डाटा आया वो सीधा हमने कहाँ दे दिया है, रजिस्टर मेमोरी में सेव कर दिया है। अब रजिस्टर मेमोरी में सेव कर दिया है, तो रजिस्टर मेमोरी में सेव करने के बाद में इसका कार्य क्या है कि जब ये डाटा ALU को पहुँचाएगी तो ये वहाँ से स्थान खोजेगी कि भाई किस जगह पे डाटा सेव है और कहाँ से हमें डाटा को ALU के पास पहुँचाना है। तो इस कारण से मेमोरी में सिर्फ लेटेंसी टाइम को कम करती है। और लेटेंसी टाइम क्या होता है, वो अभी हमने जाना था कि लेटेंसी टाइम होता है किसी भी डिस्क से डाटा को खोजना, कि डाटा किस जगह स्टोर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी रजिस्टर मेमोरी भी काम करती है। तो रजिस्टर मेमोरी अलग अलग बिट प्रकार की हो सकती है। ये लाइन हमें ऐड करनी है, तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक नई लाइन भी ऐड करते हैं इसमें। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम एक लाइन ऐड कर लेंगे, आप चाहो तो उसे नोट कर लेना या फिर से दोबारा एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा।
चलिए, या हम लिखेंगे कि रजिस्टर अलग अलग बिट के होते हैं। रजिस्टर अलग अलग बिट के होते हैं। रजिस्टर अलग अलग बिट के होते हैं, जैसे 8 बिट। अगर 8 बिट की कोई रजिस्टर मेमोरी है तो उतना ही डाटा स्टोर करेगी। जैसे 16 बिट, तो 8 बिट की तुलना में 16 बिट वाला रजिस्टर मेमोरी अधिक डाटा को स्टोर करेगा। जैसे 32 बिट, जैसे कि 64 बिट। तो इस तरीके से अलग अलग बिट के जो होते हैं, अलग अलग प्रकार की रजिस्टर मेमोरी होती है, और वो हम डिपेंड करता है कि हम जो है कि हमारे कंप्यूटर में कितना डाटा है, और हमारे कंप्यूटर में जितना डाटा है और मतलब प्रतिदिन हम कितना डाटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है हम हमारे CPU में इस प्रकार की रजिस्टर मेमोरी का मतलब रजिस्टर मेमोरी लगवाते हैं ना, उस प्रकार से हम रजिस्टर मेमोरी को यूज़ करते हैं। तो मार्केट में जो है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट सभी प्रकार की जो है हमारी रजिस्टर मेमोरी उपलब्ध है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी दोनों बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोनों का हमने अलग अलग प्रकार से भी पढ़ा और दोनों की तुलना करते हुए भी हमने इसको देखा है। और आपको बेसिकली जो याद रखना है सबसे ज़्यादा कैशे मेमोरी पे आपको नोट करना है कि कैशे मेमोरी को लेकर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है वो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से याद करेंगे। चलिए, आप इसका दोबारा से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर भंडारण क्षमता के आधार पर पूछा जाए, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर पूछा जाए, तो मेमोरियों का क्रम क्या होगा कि भाई अगर उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता किसकी होती है। फिर हम देखेंगे कि स्पीड के आधार पे कि सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है और सबसे कम स्पीड किसकी होती है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बात। तो चलिए, हमने जो है मेमोरी के टाइप्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जो है ये देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। कुछ प्रश्न इस तरीके से भी बनते हैं, भाई आपने सारी मेमोरी टाइप्स तो पढ़ ली है, कौन सी मेमोरी क्या है, कैसे काम करती है, सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन सी आती है, बट अब एक ये चीज़ भी हमें जानना ज़रूरी है कि मेमोरी कौन सी मेमोरी है जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, और कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम होगी। कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसकी स्टोरेज मतलब जिसकी डाटा प्रोसेस करने की जो स्पीड है, डाटा को एक्सेस करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और किसकी डाटा को एक्सेस करने की स्पीड जो है वो कम होगी। तो यहाँ पर जो है हम अब मेमोरी को पढ़ पूरा लिया है। ऐसा समझ लीजिए कि जब आपने पढ़ पूरा लिया है तो एटलीस्ट इस पूरे चैप्टर का सार कहाँ है, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ कहाँ है, तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है इसी एक स्लाइड के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किस मेमोरी की क्या विशेषता है वो सब कुछ आपने जान लिया। अब यहाँ पर जो बन सकते हैं प्रश्न उनको लेके हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखो कि यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट फ्लो यानी यहाँ पर एक रेखा चित्र बनाया गया है, एक ग्राफिक आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि भाई कौन सी मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा छोटी है या सबसे ज़्यादा बड़ी है या जिसकी स्टोरेज क्षमता कम है। तो सबको हम एक एक करके देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है रजिस्टर मेमोरी, जो कि साइज में सबसे छोटी होती है, ठीक है। अगर इस तरफ हम देखें तो इसको जो मैंने है साइज के हिसाब से जमा रखा है, तो साइज में यदि हम बात करें तो साइज में सबसे छोटी होती है रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद में उससे रजिस्टर मेमोरी से बड़ी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से थोड़ी बड़ी होती है प्राइमरी मेमोरी, फिर उससे भी बड़ी होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आप सभी ने देखी है, जैसे कि लाइक हार्ड डिस्क हो गया, लाइक फ्लोपी डिस्क हो गया, CD DVD हो गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जितनी छोटी मेमोरी होगी उसकी वो उतनी ही ज़्यादा महंगी होगी, उतने ही ज़्यादा वो कॉस्टली होगी। मतलब जितनी छोटी मेमोरी आएगी उसका कॉस्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो देखिएगा कि भाई जो रजिस्टर मेमोरी है, जो सबसे छोटी मेमोरी है, यहाँ हम ये भी लिख लेते हैं सबसे छोटी मेमोरी इकाई, सबसे छोटी मेमोरी इकाई, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी जो है वो सबसे छोटी मेमोरी होती है हमारी, ठीक है। अब जितनी छोटी है तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी इसका होगा। फिर बात करें कैश मेमोरी की, तो इसकी रजिस्टर मेमोरी की तुलना में ये कैश मेमोरी थोड़ी बड़ी होती है, तो इसका प्राइस भी क्या होगा, रजिस्टर मेमोरी की तुलना में कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि रजिस्टर मेमोरी जो सबसे छोटी है तो सबसे महंगी भी यही है। तो सबसे छोटी मेमोरी इकाई और सबसे महंगी,
ठीक है, सबसे महंगी, सबसे छोटी। अब यहाँ से हमारा एक प्रश्न बन गया, ये देखिए ये क्वेश्चन बन गया हमारा कि भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है? तो सबसे छोटी सबसे महंगी मेमोरी है आपकी रजिस्टर मेमोरी। फिर देखो कि जैसे जैसे मैंने इसको क्रम वाइज जमाया है वैसे वैसे इसके साइज में क्या होगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा, यानी प्राइमरी मेमोरी फिर सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे बड़ी मेमोरी इकाई, सबसे बड़ी मेमोरी है तो ये थोड़ी कम महंगी होगी, है ना, तो सबसे कम महंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इस तरीके से अगर आप देखो तो दो प्रश्न यहाँ निकल के आ गए, सबसे छोटी वे सबसे महंगी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, सबसे बड़ी वे सबसे कम महंगी सेकेंडरी मेमोरी। दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब देखो कि अगर इस फ्लो चार्ट को देखें तो इस क्रम के अनुसार कि जैसे जैसे मेमोरी का साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी प्राइमरी मेमोरी, फिर उससे छोटी कैश मेमोरी, फिर उससे सबसे छोटी रजिस्टर मेमोरी। तो जैसे जैसे साइज घट रहा है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रहा है। समझ में आ गई ये आपको बात? चलिए अब एक चीज़ और ध्यान कि जितनी ज़्यादा छोटी मेमोरी होगी उतनी ही महंगी होगी, और जितनी ज़्यादा छोटी मेमोरी होगी तो उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्पीड तेज होगी, गति तेज होगी। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लो कि सबसे तेज गति वाली मेमोरी, ठीक है। तो सबसे तेज गति वाली मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी क्या है, गति कम है, तो सबसे कम गति वाली मेमोरी, ठीक है भाई। डाटा को एक्सेस करने की गति क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमने इसको क्रम के अकॉर्डिंग देख लिया कि जैसे जैसे साइज घटेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगा, और जो जितनी ज़्यादा महंगी होगी उसकी स्पीड भी क्या कम होगी। अब क्यों स्पीड कम होगी, उसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक क्या है समझना कि जो सबसे छोटी मेमोरी है उसकी स्टोरेज क्षमता की यदि हम बात करें, यानी इस रजिस्टर मेमोरी की हम स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो इसमें डाटा कम स्टोर होता है। फिर जो जितनी बड़ी मेमोरी है उसमें डाटा भी उतना ही ज़्यादा स्टोर होगा। तो जिसके पास डाटा ज़्यादा है, मतलब जिसके पास काम ज़्यादा है, तो उस काम को करने में उसको समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ऑटोमेटिक भाई इसके पास डाटा ज़्यादा है तो इसके पास काम करने में समय लगेगा, तो इसकी स्पीड धीमी हो गई। जबकि जो छोटी मेमोरी है इसके पास डाटा ही कम है, यानी काम ही कम है, तो जो काम कम है तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो मतलब इसकी स्पीड सबसे क्या होगी, तेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के लिए कि डाटा स्टोरेज की क्षमता अधिक, इसी कारण से इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ हम बात करें तो डाटा स्टोरेज की क्षमता कम होती है, मतलब रजिस्टर मेमोरी जितनी छोटी मेमोरी है उसमें डाटा उतना ही कम स्टोर किया जाता है, लेकिन ये सबसे महंगी होती है और इसकी स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है। तो यहाँ पर देखो कि इस क्रम में उल्टा कर दो, इस पिरामिड को अगर आप उल्टा करते हो तो इनकी जैसे जैसे इन मेमोरी का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी स्टोरेज क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी स्टोरेज क्षमता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बता दिए। अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखो, फटाफट से आपको पता चलता है कि कैसे मेमोरी वाले चैप्टर पे 10 क्वेश्चन मैं आपको रेडी कराती हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी मेमोरी, तो सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है। सबसे महंगी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी सबसे महंगी होती है। सबसे तेज गति वाली मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज गति वाली मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है। सबसे ज़्यादा डाटा स्टोरेज की क्षमता किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा डाटा स्टोरेज की क्षमता सेकेंडरी मेमोरी के पास है। सबसे कम गति किसकी है, डाटा को एक्सेस करने की, तो सेकेंडरी मेमोरी की है। फिर देखो कैश मेमोरी की यदि हम बात करें तो कैश मेमोरी जो है सीपीयू वे रैम के बीच बफर का काम करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन रेडी हो गया। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होती है दो, एक होती है रैम और एक होती है रोम। डाटा सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में किस जगह जाता है, तो रैम के पास जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में हमने जो इसके टाइप्स थे वो सब कुछ देख लिया। तो इस तरीके से देखो कि बिल्कुल सरल भाषा में और सीधे सीधे
पूछे जाने वाले जो प्रश्न है ना, वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए अभी इस स्लाइड के अंदर। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये मेमोरी वाला चैप्टर समझ में आया होगा, और मैं ऐसी आशा रखती हूँ आपसे कि आप कंटिन्यू मेरी क्लास को वॉच कर रहे हैं, कंटिन्यू मेरी क्लास देख रहे हैं। तो मेरी ऐसी आशा है कि मेमोरी वाले चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलता है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरी पूरी आपसे यही उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो है सक्सेस पॉइंट पे देखना चाहती हूँ, जिसके लिए आप यहाँ बैठ के इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरी पूरे दिल से यही तमन्ना है कि आप लोग जो है जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब और आपकी जो है वर्दी, जो आपका सपना है, वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। और मेरे चैनल का मेन उद्देश्य भी यही है कि हम जो है क्वालिटी पे काम करें, मतलब हमारे यहाँ से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सिलेक्शन लेके ही आए, ठीक है। तो मेरी इसी आशा के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि भाई मेरी तरफ से जो सपोर्ट हो सके कि भाई आप जो है घर बैठ के ही अपनी तैयारी कैसे मजबूत कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखो कि इस तरीके के भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्टोरेज क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे अगर हमको पूछे कि किसी स्टोरेज क्षमता के आधार पे यदि मेमोरी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो, असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो जैसे कि आरोही क्रम, क्या होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। और हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, स्टोरेज क्षमता के आधार पे, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे कम स्टोरेज क्षमता रजिस्टर की, फिर उससे ज़्यादा कैशे की, फिर उससे ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी की, फिर उससे ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी की। तो इस तरीके से जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करें स्पीड वाले की। गति के आधार पे देखें तो गति के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। अब गति के आधार पे हम बात करें तो जैसे कि गति के आधार पे आपसे दिस असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा कि सबसे तेज गति किसकी है और सबसे कम गति किसकी है। तो रजिस्टर मेमोरी जो है इसके पास डाटा कम होता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो सबसे तेज गति है रजिस्टर मेमोरी और सबसे कम स्पीड है सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर भी ऑर्डर करना भी आना चाहिए। तो आपने ये सब कुछ देख लिया है और बहुत अच्छे से हमने जो है मेमोरी डिवाइस वाला जो टॉपिक है वो भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरह से जो है अपनी मेहनत को मजबूत करते रहिए। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।